हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज पहले सबसे हम बात करेंगे कराची में जो MQM की रैली पर होने वाली पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके खिलाफ MQM की जो एहतजाजी रैली थी वो निकली शाहराह फैसल से मार्च करते हुए। जब मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की और धरना वहाँ देने की कोशिश की तो पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। मीडिया इतलात के मुताबिक जो लाठी चार्ज था उससे MQM के रुकन जो सिंध असेंबली हैं सदाकत हुसैन साहब वो ज़ख्मी हुए और एक जो खातून कारकुन थी वो बेहोश भी हुई हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सीनियर रहनुमा है MQM। वेलकम टू द शो सर। जी ख्वाजा साहब, फरमाएं क्या तफसीलात और अपडेट्स हैं जो ज़ख्मी कारकुनान और पार्लियामेंटेरियंस हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मुजाहिरीन में बहुत बड़ी तादाद खवातीन की थी। हमारे दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार किया। सदाकत भाई इंतहाई निगहदाश्त के बोर्ड में अस्पताल में एडमिट हैं। और इसके अलावा एक अफसोसनाक इत्तला ये कि इस पुरअमन मुजाहरे की आड़ में जो हमारे साथ इस गैर मकामी पुलिस ने दरिंदगी मचाई है उसमें 1 साल का मासूम बच्चा शहीद हो गया शेल लगने से। माएँ अपने बच्चों के साथ उस मुजाहरे में शरीक थी। वज़ीर आला सिंध को बखूबी तमाम पुरअमन मुजाहरे का मालूम था। और एक तरफ तो मैं आपको हैरत अंगेज बात बताऊं, जिस वक्त ये शेलिंग हुई है हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब मुज़ाकरात के लिए फोन पर दरख्वास्तें कर रहे थे। मुर्तज़ा वहाब साहब वज़ीर आला के तर्जुमान बनकर हमारी क़ायदीन से ये मुतालबा कर रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए वो आना चाहते हैं और फोन रखते ही उन्होंने शेलिंग का हुक्म दिया। ये बुज़दिली है, मुनाफ़क़त है, दरिंदगी है और ख़वातीन की बेहुरमती है। ख्वाजा साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। सईद साहब एक से ज्यादा चैनल पे आए और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने प्रेस क्लब जाना था और आपने उनको बताया नहीं कि आप लोग वजीर आला हाउस की तरफ जा रहे हैं। सर ये मैं इसलिए सिर्फ पूछ रही हूँ ताकि पता चले क्या ये बात सही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सईद गनी साहब ने तो पिछले मुजाहरे के बाद भी जो जहर उगला है, मेरा ख्याल है आप उससे भी बखूबी वाकिफ हैं। सईद गनी साहब तो हम पे फौजदारी मुकदमात बनाने की बातें कर रहे थे और हम वजीर आला हाउस गए हैं जो कि रेड जोन में है। और तो जमात इस्लामी भी तो पिछले 22 जोन से रेड जोन में बैठी। हमसे आधा घंटा आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो 20 दिन से बैठे हैं इसीलिए कि आपको वो सूट करते हैं। आपको MQM की सियासत सूट नहीं करती, गरीब मुतवस्सित तबके की सियासत सूट नहीं करती। आपको UC चेयरमैन लाड़काना का हो या कराची का, उसे बाइख्तियार करना आपको सूट नहीं करता। तो आधा घंटा आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और पुरअमन मुजाहरा था। क्या मुजाहरा उठाने के लिए औरतों पे लाठीचार्ज किया जाता है जिस तरह आपने टंडो वाला यार में किया? क्या मुजाहिरीन को उठाने के लिए शेलिंग की जाती है जिस तरह आपने टंडो वाला यार में की? और हमारे ही साथियों को गिरफ्तार कर लिया जिस तरह आपने टंडो वाला यार में हमारे साथियों को कत्ल किया और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमात बनाए। डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं। ये पुलिस में जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने लाठियां बरसाई हैं उनके ऊपर कोई जमीर, कोई गैरत है कि वर्दी के ऊपर होते हुए उन्होंने माओ बहनों के ऊपर जिस तरह से बेरुमती की है। हम भरपूर एहतजाज करते हैं। कल हमने यौम शोक का ऐलान किया है और MQM अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की सियासत कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे ऊपर हाथ उठाया जाए तो हम हाथ रोकना नहीं जानते। हम बिल्कुल हाथ रोकना जानते हैं। लेकिन मैं इस वक्त तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और तमाम फैसला साज इदारों और वजीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हमारी अदम तशद्दुद की पॉलिसी, हमारी अदम तसादुम की पॉलिसी को किसी भी सूरत हमारी कमजोरी ना समझा जाए और सिंध हुकूमत को लगाम दिया जाए, सिंध पुलिस को लगाम दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट थी उस हवाले से। स्टे विद अस।
बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, और पाकिस्तान की जो उसमें करप्शन रैंकिंग के हवाले से दर्जा है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2021 का, इसमें पाकिस्तान जो है उसकी जो रैंकिंग है वो 140 पर आ गई है। पिछले बरस ये 124 पर थी। इसी तरह से जो इंडेक्स पर स्कोर है वो भी 31 से गिरकर 28 हो गया है। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि ये जो दर्जा बंदी है ये माली करप्शन की बुनियाद पर नहीं बनाई गई। जो ये रैंकिंग है ये कानून की हुक्मरानी और रियासती असर रसूख के ऊपर इसको बनाया गया है। अपोजिशन दूसरी तरफ बहरहाल जो है वो इसको एक बहुत बड़ी चार्जशीट हुकूमत के ख़िलाफ़ करार दे रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक के सीनियर रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अली ज़फ़र साहब, सर ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है कि ये जो रैंकिंग है इसका ताल्लुक माली करप्शन से नहीं है, सर ये किस बेसिस पे हुकूमत ये बात कर रही है? सर देखें अरफा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये जो रिपोर्ट है ये इस साल की नहीं है, ये बड़े अरसे से रिपोर्ट्स दे रहे हैं और इनकी अगर आप इनकी जो मैकेनिज्म है उसको समझें तो ये डिपेंड करता है कि कौन वो रिपोर्ट बना रहा है और वो चेंज होती रहती है ओवर द ईयर्स। लेकिन जो बदकिस्मती से जो हम सब के लिए शर्मनाक बात है एज पाकिस्तानीज, वो ये है कि हम थ्रू आउट जब से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट शुरू हुई है इधर आनी, हम हमेशा बॉटम वाली साइड पे रहे हैं। हम वो जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं जैसा स्वीडन हो गई, उस लेवल पे हम नहीं पहुंच सके। और उसकी वजह ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है कि ओवरऑल जो डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, हर रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किसी मुल्क में करप्शन है, सोसाइटी में अगर करप्शन है तो फिर वो उसको इंडिकेट करते हैं। और अगर आप बॉटम में हो वो ठीक है, एक दो ऊपर होना वो तो डिपेंड करता है कि कौन उसको तैयार कर रहा है, लेकिन नीचे बॉटम में होने का मतलब ये है कि करप्शन उस मुल्क में आपको नजर आ रही है। अब ये बड़े अरसे से ये चल रहा है, ये मसला हमारा। जो बात हम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो बात गलत ऑपोजिशन इसको गलत तरीके से देख रही है, जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में एक चीज बड़े वजाहत से बात की गई है कि कोई टॉप पे करप्शन नहीं है, कोई जो करप्शन है वो जो हुकूमत में करप्शन नहीं है। सर बट इमरान खान साहब के सर जो हम इतने बयानात सुनते रहे हैं पिछले दिहाई के में, वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते रहे आपसे। नहीं, मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर लूं। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट की करप्शन नहीं है, ये करप्शन है, जनरल करप्शन का इंडेक्स उन्होंने बनाया है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये करप्शन जो है ये गवर्नमेंट की वजह से हुई है। ये पाकिस्तान का इंडेक्स इसी तरह चलता आ रहा है और जो पीटीआई की हुकूमत है वो कोशिश ये कर रही है कि अब जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं उनको पकड़ के तो उनको एक तरह से अंदर डाले और डालने के बाद उनको सजा दे ताकि फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो और जनरल करप्शन भी खत्म हो। ये कोशिश है, लेकिन इसे आप ये नहीं कह सकते कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की वजह से हुकूमत का कोई जो पूरा हिसाब का अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो खराब है, या आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही, या ये नहीं आप कह सकते कि हुकूमत की वजह से ये हुआ है। ये तो एक सोसाइटी का जनरल कल्चर है। दूसरी बात ये है कि सर अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी शामिल कर ले गुफ्तगू में, इफ वी कैन जस्ट कम टू द सेकंड पॉइंट लिटिल लेटर। सेनेटर आज़म साहब, सर आपने सुना अली ज़फ़र साहब ने किस तरह एक्सप्लेन किया है सर, बट अपोजिशन को ये बात जो हुकूमत की है लगता है कि इतनी या कन्विंस नहीं कर पा रही या पसंद नहीं आ रही। अली ज़फ़र साहब हमारे कुलीग हैं, बिलाशुबा बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन आज अली ज़फ़र साहब को बड़ा कमज़ोर और बहुत ही होपलेस केस मिला है, तो उसमें वकील का भी बस नहीं चलता। वो जितने मर्जी रंग भर ले, जो बुरे मेरिट्स का केस है वो बुरे मेरिट्स के ही रहता है। मैं फवाद साहब को भी सुन रहा था, इस पे सिर्फ हंसे ही जा सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर
फाइनेंशियल एक लम्हे के लिए इनकी बात मान लें, इसको छोड़ दे कि ये फाइनेंशियल करप्शन में हम की इतनी ज्यादा तनाजली हुई है कि हम 2018 में हम 170 में 117 पे थे, 140 पे चले गए, नीचे जाते गए 180 में से। ये कहते हैं जी गवर्नेंस भी इसमें शामिल है, इसमें रियासत का जो असर रसूख है वो भी शामिल है, और इसमें रूल ऑफ लॉ भी है। मुझे ये बताएं कि रूल ऑफ लॉ का एक छोटा सा कंपोनेंट अदालत है, उसको मिक्स अप ना करें। अदालत तो कानून के फैसलों की हद तक है, कानून की हुक्मरानी पुलिस ने भी करनी है, सरकारी इदारों ने भी करनी है, रियासती इदारों ने भी करनी है, सरकारी ओहदेदारों ने भी करनी है, गवर्नमेंट में शामिल लोगों ने, कैबिनेट ने भी करनी है। तो कहाँ पे ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? ये कोई इन्हें कोई मुल्क लीज पे लेके देना है हमने कहीं बाहर से कि उसमें ये सारी चीजें ठीक ठाक हो, फिक्स्ड हो, और ये कहे जी देखिए अब हमने इसमें ये करप्शन वाला जो चैप्टर खत्म कर दिया। ट्रांसपेरेंसी की इस रिपोर्ट की जो माखज हैं या जो कि फाउंडेशनल चीजें इन्होंने जो एजेंसीज उसके साथ थी, उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं उन्होंने जिस पर रिलाय किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्वे जो है वो देखे उन्होंने, गैलप वाले इसमें उनके साथ थे, ICJC थी, और बहुत सारे 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने डिफरेंट एरियाज में वो सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके तो ये उसको ओवरऑल रैंकिंग में लेके आते हैं। खुदारा अपने आप से झूठ ना बोलें, आपने तो बल्कि इमरान खान साहब ने करप्शन 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 इतनी ऑडिटरी बॉम्बिंग की इस मुल्क के अवाम पे कि वो खुद मेरे ख्याल में नहा गए हैं। खान साहब और उनकी टीम करप्शन के अंदर गर्क हो गई है, और ये बातें कुछ ढकी छुपी हैं। रिंग रोड में क्या हुआ और किस तरह उसे हशर किया गया, 2 छोटे मुलाजमों को दे दिया गया। केपी में कहानियां, इनके MPs बिके, इनके मानम जब्बा वाला केस क्लोज किया गया, चीफ मिनिस्टर साहब पे टिकटें बेचने का इल्जाम लगा। अभी इनके अपने MLA ने कहा कि वजीर आला ने पैसे लेके मेयर की टिकटें दी हैं इसलिए हम हारे हैं। जो लाहौर में इन्होंने हाथ डाला 2 लोगों पे, उन्हें 3-3 महीने बाद क्लीन चिट दे दी गई, और फिर जो वजीर आला पंजाब के जो रोज स्कैंडल्स निकलते हैं पंजाब में, क्या वो हम सुनते नहीं है? छोड़े इन बातों को, हकीकत की तरफ आए। इनको नंबर 1 गवर्नेंस में टोटल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत कोई नहीं। यही जरा अली जफर साहब से जवाब भी ले लेना इन चीज़ों पे। अली जफर साहब, सर बहुत सख्त बात की आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, उन्होंने तो मतलब कि रिंग रोड स्कैंडल का जिक्र किया, मालम जब्बा केस, जो इल्ज़ामात आपकी अपनी पार्टी के लोग लगाते रहते हैं। सर ये सारे इश्यूज तो फिर हैं, और ऑब्वियसली मतलब कि बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो छोटे लेवल पे पंजाब में इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे भी पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। आप ये कहना कि किसी चीज का असर नहीं हो रहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे? देखें आरफा, जो बड़ी क्लियर बात है और बड़ी वाज़ेह बात है, और मेरा ख्याल है ऑपोजिशन को मेन मसला ही ये है। मसला ये है कि हमारी हुकूमत की जो टॉप हुकूमत है, जिस तरह पहले होता था कि हमेशा या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या डायरेक्टली मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते थे स्कैंडल्स के अंदर, इस हुकूमत में जब से 2018 का इलेक्शन हुआ है, हमारा कोई भी काबीना, प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके नीचे तक, कोई भी गवर्नमेंट लेवल पे किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई। ना आपने ये देखा कि टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है, ना आपने देखा कि कोई ऐसा मेगा स्कैंडल आया है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट जस्ट टू क्विकली ऐड, क्या आप ये इतने कॉन्फिडेंस से ये भी कह सकते हैं कि जब आप लोगों की हुकूमत खत्म होगी तो तब भी इन लोगों पे ये केसेस नहीं बनेंगे? जी, बिकॉज करप्शन नहीं है, करप्शन के खिलाफ तो बल्कि जंग लड़ रही है ये हुकूमत। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखें कि किस चीज का असर होता है इस रिपोर्ट पे। इस चीज का असर होता है कि जो हमारी आज से पहले हुकूमतें थी, उनके एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कन्विक्ट हो गए, दूसरे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उनकी कंपनी, उनकी शुगर कंपनी जो उनके बेटे चला रहे थे, उसमें 100 से ज्यादा उनके जो एम्प्लॉइज थे उनके अकाउंट्स निकले जिसमें करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही। तो ये जब इस किस्म की बातें भी आती रहे सामने, जिसके अंदर आपको ये नजर आए कि बहुत सारे एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या करप्शन का पैसा है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इस तरह की बातें या आपको डाउनग्रेडिंग करेंगे ही।
تو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نہ چاہتا ہوں, میں نہ جب یہ لوگ پاور میں تھے تب تو ڈاؤن گریڈنگ اتنی نہیں تھی. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ سر جب یہ لوگ پاور میں تھے, یہی لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کو آج کنوکٹ ہوئے ہیں یا الزامات ہیں, تو تب تو رینکنگ پاکستان کی بہتر ہو رہی تھی. سر دیکھیں, اس کو رینکنگ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایگزام نہیں ہے یا پوائنٹس نہیں ہے, جیسا میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ آپ ایک اوپر چلے گئے تو دو اوپر نیچے چلے گئے تو اس سے کوئی بڑا فرق ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اس میں آپ ججمنٹس کو دیکھتے ہیں, جوڈیشری کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, پولیس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور آپ ایک دو پوائنٹس اوپر لے جاتے ہیں, اور وہ سبجیکٹو ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ جو بھی تیار کر رہا ہے اس سال کی رپورٹ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کے مطابق اوپر نیچے کرتا ہے. ہاں فرق کہاں پڑتا ہے, جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ باٹم میں ہیں, نیچے ہیں, یا ٹاپ پہ ہیں. اگر آپ ٹاپ میں ہیں تو آپ ایک سویڈن ہے اگر نمبر 1 پہ, اور اگر انگلینڈ ہے نمبر 3 پہ, اور ناروے ہے نمبر 5 پہ, تو ان میں زیادہ ڈسٹنکشن آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی وہ فرسٹ آ گیا اور وہ 5th آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 30 کون ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے 30 کون ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں کون ہے. تو ہم بڑے عرصے سے باٹم میں ہی ہیں, یعنی لوور رینکنگ کنٹریز میں ہی ہیں. اعظم صاحب سر یور فائنل کامنٹ. سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. علی ظفر صاحب, اعظم صاحب سر یور فائنل کامنٹس. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مختلف طریقہ ہونا چاہیے رپورٹ کو دیکھنے کا, کہ ہم کس جس کو کہتے ہیں نا حصے میں ہیں رپورٹ کی, وہی اہم بات ہے. عارفہ بیوی, میں اس پہ کوئی کل کی 10 چیزیں پڑھ چکا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہیں اور ہمارے مقامی میڈیا میں. میری تو سمجھ اور عقل بند ہو جاتی ہے, سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو کرپٹ حکمران تھے وہ کرپشن کر رہے تھے 2 ہاتھوں سے, اور جو پاکستان اس انڈیکس میں 117 نمبر پہ تھا, اس کے بعد اب 3.5 سال سے یہ ہے. اس رپورٹ کو مکس اپ نہ کرے. 2019 کی رپورٹ پہلے جاری ہو چکی ہے جس میں 4 درجے تنزلی ہوئی تھی. اب جو 16 کا جمپ لگا ہے یہ 2019 اور 2021 2 سالوں میں لگا ہے, جو کہ پیورلی ان کے گورنمنٹ کے تھے, اور وہ بریدنگ سپیس پہلے مل چکی تھی. ٹیدنگ پرابلمز ان کے لیے پہلے سال میں ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کرپشن کے بازار گرم ہے. علی ظفر صاحب پتہ نہیں کس گلی میں کس محلے میں رہتے ہیں کہ انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. پاور کوریڈورز میں تو جگہ جگہ پہ ریٹ کھلتے ہیں. پنجاب سب سے بڑا اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے, ٹھیکیدار چلا اٹھے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ کبھی منہ پھاڑ کے اس طرح چیف منسٹر نے ہم سے کمیشن نہیں تھی مانگی جو آج کل ہو رہا ہے. چھوڑیں ان باتوں کو. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تقریروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, عمل کرنا پڑتا ہے. اور عمل جو کیا, لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں, گورننس کو دیکھ لیں, فائنینشیل کرپشن کو دیکھ لیں, میگا پروجیکٹس کو دیکھ لیں, کہاں پہ ڈیلیور کیا ہے اس گورنمنٹ نے. ڈالر 116 سے 180 روپے پہ چلا گیا, وہاں پہ تنزلی. اب وہ کہیں گے جی کہ نہیں وہ عدالتوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے, عدالتوں کے صحیح فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر اور پیسے کی قدر میں کمی آئی ہے. تو یہ فیلئر ہے ان کا, یہ مانے خدا کے لیے. باتوں سے عوام کے پیٹ نہیں بھریں گے, عمل کریں. بالکل. علی ظفر صاحب سر, ویری کوئکلی یور لاسٹ کامنٹس اباؤٹ 10-20 سیکنڈ سر. جی میرا کامنٹ تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلائی رکھے گی جب تک کہ ہماری انشاءاللہ تعالی انڈیکس ہم ٹاپ والی پوزیشن میں نہ آ جائیں. ہم نے کسی کرپٹ شخص کو نہیں چھوڑنا, اور یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کو اور مضبوط کرنا ہے, اور اس میں ہمیں مدد چاہیے, میڈیا کی بھی چاہیے. سر تو کیا اسی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹیبلٹی زار بھی تبدیل کر دیا ہے لاسٹ منٹ پہ؟ جی ایک ٹیم چینج کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو نئے صاحب آئے ہیں یہ بہتر پرفارمنس کر, تو سر اس کا مطلب ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھیں جو انہوں نے ریزائن کیا جس وجہ سے, جو بھی ہے, جب ٹیم چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئے جوش کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ, نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ, پرانی غلطیاں ختم کر کے آپ آگے چلتے ہیں. یہی طریقہ کار ہے امپروومنٹ کا, اسی سے بہتری آتی ہے, اور کرپشن کی جنگ اسی طرح جیتی جائے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پروجیکٹ تھا لاہور میں حکومت کا جس کے خلاف کورٹ آرڈر آیا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको कलअदम करार दिए जाने का जो फैसला आया और पंजाब हुकूमत को अगले 2 माह के दौरान इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कर्ज़ा था उसको वापस करने की भी अदालती अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, और हमारी दूसरी मेहमान हैं आमना कादिर साहिबा जो इस केस में अदालती मुआवन थी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। आमना साहिबा जी, इफ़ ब्रीफली यू कैन टेल अस कि एक जजमेंट जो ऑर्डर पास हुआ है, माफ़ करिएगा, क्या उसके बेसिक लीगल पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। तो बेसिक लीगल पॉइंट्स जो हाईलाइट किए गए थे इस ऑर्डर में, इट्स अ शॉर्ट ऑर्डर, अभी कंप्लीट ऑर्डर नहीं निकला। उसमें कोर्ट ने ये बोला है कि पहली बात तो ये उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सब कोर्ट के रूडा ने कोई मास्टर प्लान नहीं फराहम किया। सो कोर्ट ने कहा था कि मास्टर प्लान हर प्रोजेक्ट की फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो सकता। मास्टर प्लान में सूएज, प्लानिंग, हर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब डिटेल होती है। तो दूसरी चीज़ ये कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक इशू हुई थी प्रोसीडिंग्स के दौरान, जिसके तहत रूडा ने लोकल गवर्नमेंट को अग्रीमेंट से एक्सक्लूड करने की कोशिश की। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए ऑन द बेसिस के ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140A के खिलाफ है, दैट स्टेट्स के लोकल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन मैंडेटरी है। तीसरा, कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि ज़राई ज़मीन को महफूज रखने के लिए कानून साजी करना है। कोर्ट ने कहा है कि करंट जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पाकिस्तान में है 1894 से, मुद्दई किसानों की राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है। 1894 से चला जा रहा है और इंडिया में इन्होंने अपडेट किया है 2013 में। लास्ट 2 पॉइंट्स जो कोर्ट ने हाईलाइट, भी यहाँ भी अपडेट करने की कोशिश है, अपडेट करने की कोशिश करें और टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स टू होल्ड प्रॉपर्टी, टू लाइफ एक्सेट्रा। तो एंड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। बिल्कुल सही जी। हसन साहब, आमना साहिबा ने ऑब्वियसली हमें जो सेलिएंट फीचर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो तो बता दिए, पर सर ये बताइएगा कि ऑर्डर आने के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काम जो है इस प्रोजेक्ट पे जारी रहेगा और अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की कि काम नहीं होगा। तो सर ये समझाएं हमें, क्योंकि हम लोगों को तो जो समझ आया था वो यही था कि ये अब स्ट्राइक डाउन हो गया, पैसे वापस करने हैं, तो ये कैसे आप लोग काम जारी रख रहे हैं सर इस पे? अच्छा देखिए आरिफा, जो अदालत का फैसला आया है, पहले तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अदालत का हुक्म ज़ाहिर है कि किसी भी हुकूमत के ऊपर तामील करना ज़रूरी होता है, हमारे ऊपर भी ज़रूरी है, और कानून के दायरे के अंदर रह के जो करना होता है वही करना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कानून से कोई तजावज़ कर सकता है या अदालत के फैसले से तजावज़ कर सकता है। एक तो ये है कि इस फैसले के खिलाफ हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कानूनी हक भी है, इसको चैलेंज भी करेंगे और वो जाहिर है कि अदालत में एक फ़ैसला होगा। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे आपको आमना ने बताया कि अभी शॉर्ट ऑर्डर आए हैं, शॉर्ट ऑर्डर की जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अंदर तो जाहिर है हमने रहना है जो अदालत ने कहा है, लेकिन वो प्रोविजंस जैसा इन्होंने आपको बताया है कि ये लैंड एक्वायर करने के हवाले से हैं, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है वो है, इस तरह के कुछ उसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो जो चीज़ इन पॉइंट से बाहर है जिसके अंदर हमें लैंड एक्वायर नहीं करनी पड़ी, तो उसके अंदर तो हम काम जारी रखेंगे। लेकिन जो मैं आपको फिर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अदालत का फैसला की हम तामील करेंगे और किसी किस्म की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि हम उससे तजावज़ करेंगे। हाँ, ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उस फैसले की रोशनी में रहते रहते जो काम कर सकेंगे वो हम बड़ी तेज़ी से जारी रखेंगे। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें आमना कादिर साहिबा से और हसान खावर साहब से। जी आमना साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो हसान साहब बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की कोई जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जिक्र नहीं किया जजमेंट के अंदर हुआ तो उन पे काम जारी रहेगा, तो बताएं कि ये मुमकिन होगा? एंड आई आस्क दिस एज यू नो ले पर्सन कि एक तरफ अगर जजमेंट या जो ऑर्डर है उसमें कहा जा रहा है कि लोन्स जो लिए हैं वो वापस कर दें, तो कैसे काम कोई जारी रह सकता है? आई डोंट थिंक कि काम जब तक कि ये प्रोसीजरल जो इरेगुलरिटीज़ हैं इनको क्लियर अप किया जाए और कानून के तहत जब तक कि लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशंस इशू की जाए, एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट कंप्लीट की जाए, क्योंकि कोर्ट ने तो ये सब स्ट्राइक डाउन कर दिए हैं, लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट, ऑर्डिनेंस। तो जब तक कि ये या तो अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखे तो फिर तो डेफिनेटली ये प्रोसेस नहीं जारी रह सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ रिवर्स करे तो फिर आई थिंक उसमें गुंजाइश है टू परहैप्स कमेंस द प्रोजेक्ट। और आमना साहब ये बताइएगा कि एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट में क्या ऐसे मसाइल थे जो कोर्ट ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया? तो ऑन अ जुरिस्डिक्शनल पॉइंट एक रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत कंसल्टेंट्स को नोटिफाई किया जाता है। खाली ये नोटिफाइड कंसल्टेंट्स रिपोर्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई नोटिफाइड कंसल्टेंट ने ये रिपोर्ट नहीं बनाई एंड इसलिए रिपोर्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया। बट इसके अलावा रिपोर्ट मेरिट्स पे भी डज नॉट एड्रेस कि फॉर एग्जांपल 5000 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट के हैं इस लैंड में 102,000 एकर्स में से, और उन 5,000 एकर्स को प्रिजर्व करने के लिए 98 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जांपल लिव हियर, इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड ब्लैक बैक टर्टल्स। सो EIA रिपोर्ट कहती है कि हम रिवर बैंक्स के साइड्स पे सीमेंट कर देंगे। So it doesn't address how the habitat that is going to be changed, as well as, for example, 75% of the land is agricultural land, जहाँ से आपकी बासमती राइस एक्सपोर्ट होती है, wheat उगती है, fruits लाहौर को आते हैं। So it doesn't say कि how are these natural resources going to be preserved or the loss to them be mitigated as much as possible. बिल्कुल ठीक। हसान साहब सर ये ज़रा तफसील से बताइएगा कि बहुत तनकीद इस हवाले से भी हुई इस प्रोजेक्ट पे कि इसका जो एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा यू नो वो बहुत ख़राब रहेगा। बहुत से लोगों का ये कहना था सर, और ये यू नो समझ इसलिए भी नहीं आती क्योंकि एक तरफ आप लोग हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिक्र करती है दरख्त लगाने का, क्लाइमेट का, और फिर एक अब यू नो एक शहर के करीब आप एक दूसरा जब शहर बना रहे हैं और उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद सर इस बात पे हो रही थी कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। अरफा बात ये है कि ये जब अब हम जरा कोर्ट के फैसले से हट के बात करते हैं, बात हमें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया सर कोर्ट क्या है, फैसले से कैसे हट के बात करें, वो भी तो उन्होंने इशू हाईलाइट किया है ना जज। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मेरे अब जरा 2 मिनट जरा मौका दें, मैं आपको समझा दूँ। हम ऐसे बात कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। आप जब लाहौर आएंगी मैं आपको लेके चलूँगा। पहले मैं आपको ज़रा आज की सिचुएशन बता दूँ। कसूर से लेके गुजरांवाला तक चलें, रायवंड पे चलें, बेदिया पे चलें। हमारे लैंड डेवलपर्स ने कोई जगह छोड़ी है जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनी? आप मुझे बताएं। ये सारे मसले अपनी जगह पे, कोई जगह ऐसी है जहाँ पर धड़ाधड़ सोसाइटीज़ नहीं बन रही, लैंड कन्वर्ट हो रही है, इलीगल, इरेगुलर, रेगुलर, हर जगह। तो सर इसकी हुकूमत ने सोचा कि वो भी बना ले सोसाइटीज और कंस्ट्रक्शन। मुझे बात जरा मुझे जरा 1 मिनट बात कर दीजिए। जी सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, इसलिए सवाल पूछा। ये बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। तो ये बेसिकली एक अर्बन स्प्रॉल है जिसको पिछले कई डेकेड्स में कंट्रोल नहीं किया गया। ये प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली उसको रिवर्स करने के लिए है, और ये प्रोजेक्ट ये था कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड सिटी बनाया जाए जो अर्बन स्प्रॉल को रोके, जहाँ पे वर्टिकल ग्रोथ हो, जो एयर पोल्यूशन को रोके, वाटर पोल्यूशन को रोके, आपका वाटर टेबल राइज करे, आपके फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करे।
جو بات لوگوں کو بتانے والی ہے کہ اس کے اندر 3 بیراجز ہیں اس پروجیکٹ کے اندر, 8 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں, 7 فارسٹ ہیں. یہ ورٹیکل ایک گروتھ کا Sorry, may I پروجیکٹ ہے just add تاکہ یہ one جو thing? انلیگل. جی 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 ویری کوئکلی جی, we're running out of time. I just wanted to add that if we are to counteract urban sprawl, how can we do that without a proper master plan and scheme? If we are to act differently to the current system and we don't have a scheme, then we're going to end up with urban sprawl again. حسان صاحب ویری کوئکلی, آمنہ صاحبہ سوری آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, وقت بہت کم ہے. یہی سوال جو آمنہ صاحبہ نے پوچھا. حسان صاحب ویری کوئکلی سر, وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں کورٹ کے فیصلے کو ظاہر ہے کہ سیکنڈ گیس نہ کر سکتا ہوں, نہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک پلان ہمارے پاس موجود ہے. شاید وہ ٹیکنیکلی کورٹ کی نظر میں کوالیفائی نہیں کیا, لیکن یہ بہت کمپریہنسو اور بڑی سالڈ پلاننگ کے بعد جو پروجیکٹ بنا ہے وہ تمام پلانز موجود ہیں. And one more point, that the environmental damage, if you are to see the current state of Lahore, if we add one more city in addition to Delhi, Faisalabad, Sialkot, I can't understand potentially how the environment from Lahore would benefit and the smog. جی آمنہ, بیسیکلی دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی تھی نا, جنہوں نے آپ کے گرین کور ختم کرنا تھا, یہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک آرگنائز پلان ورٹیکل سٹی کا کانسیپٹ دیا گیا ہے, جہاں پر تمام انوائرمنٹل کانسنٹریشنز کو جو ہے ایڈریس کیا جائے. یہی ایک طریقہ ہے, ورنہ آپ کے جو پرائیویٹ لینڈ مافیا وہ بناتا رہے گا جو آج سے پہلے ہوا ہے. آپ ان کو بھی بند کریں نا, آپ ان کو بھی بند کریں, اور آپ اس پروجیکٹ کو لا کی کمپلائنس میں آئی تھنک پھر ہونا چاہیے. جی بالکل, لا کی کمپلائنس ہونی چاہیے انشاءاللہ, ہے بھی ہماری نظر میں, اور مزید بھی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کمپلائی بھی کریں گے, اور جو ہمارا اپیل کا حق بھی استعمال کریں گے تو بالکل, لیکن قانون سے مکمل کمپلائنس ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.